वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग IMRE का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक है जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मीन्स भारी वैद्युत यंत्रों के भारण तथा अभारण हेतु सामान्य मार्ग प्रदर्शक रेखाएं। लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, लोड करके ले जा रहे हो कहीं से, फिर उसके बाद अनलोडिंग में क्या हो जाएगा, जा करके उसको उस कहीं रख दे रहे हो, यानी कि लोडिंग ख़त्म कर दे रहे हो, खाली कर दे रहे हो, रख दे रहे हो वहाँ पे, तो ये आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग कहलाया। तो इसमें यही चीज़ें पढ़नी है कि किसी हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हैवी इलेक्ट्रिकल टूल या इंस्ट्रूमेंट आदि के लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए कई गाइडलाइन तथा सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जिस रूल्स को फॉलो करना चाहिए वो कौन है भाई, गाइडलाइन तो तैयार है, लेकिन गाइडलाइन के लिए जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट देखिए, लेबर द्वारा लोड उठाने की स्थिति में गाइडलाइंस, मतलब पहले में हम ये पढ़ेंगे कि लेबर जब लोड को उठाते हैं तो उसके लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है, लेबर द्वारा लोड उठाने की प्री प्लानिंग प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब कि एक भारी इंस्ट्रूमेंट को उठाना है तो कैसे उठाना है, कहाँ से उठाना है, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद लोड उठाने की कोशिश करनी चाहिए। प्लान कर लिया तो अब क्या करोगे, लोड उठाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, लोड का शेप एंड साइज़ देखकर लेबर को लोड का अनुमान लगा लेना चाहिए। लेबर को क्या करना चाहिए, पहले आप लोड का शेप देखो, साइज़ देखो कि हम उठा पाएंगे कि नहीं। जो अगर मान लीजिए छोटे साइज़ का है जिसको आप कैरी कर सकते हो तभी आप उठाओ, अगर आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं तो उसको नहीं उठाना चाहिए। थर्ड की हम बात करें कि लेबर की संख्या लोड के अकॉर्डिंग सुटेबल होनी चाहिए, यानी कि जितने भी लेबर लगे हुए हैं लोड को उठाने के लिए तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ़ लेबर्स है, वो सुटेबल होनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, जितनी नीड हो उतना ही होना चाहिए। फोर्थ अगर हम करें, लेबर को अपनी कैपेसिटी से अधिक लोड नहीं उठाना चाहिए। सही बात है कि जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसको बियर करने के लिए उतना ही आप लोड उठाओ, उससे ज़्यादा लोड मत उठाओ। फिफ्थ है, लेबर को सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी लोड आप उठा रहे हो तो उस सेफ्टी ढंग से उठाओ, ऐसा नहीं करो कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए आपके बॉडी में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है F मतलब 6 नंबर, कि लोहे की चादरें तथा तेज़ धार वाले इंस्ट्रूमेंट को उठाने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लोहे की जब चादरें और तेज़ धार वाले नुकीले इंस्ट्रूमेंट को जब आप उठाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। विदाउट केयर आपके हाथ, पैर या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट कट सकता है, इसलिए। सेवन्थ अगर हम बात करें, लोड रखने का स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा, अगर साफ़ सुथरा रहेगा तभी वो सही ढंग से रहेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, आप लोड को वहाँ पे रखें और आप ही फिसल गए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 8 अगर हम बात करें, लेबर द्वारा लोड की पकड़ सही व इफ़िशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर मान लीजिए उस लोड को उठा रहे हो और पता चला उठाया और रास्ते में ही गिरा दिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको सही से पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम 9 नंबर की बात करें तो लोड को पकड़ते या उठाते समय अपने उंगली को दबने से बचाना चाहिए। ये भी देखिए कि जब आप लोड को उठा रहे हो तो आपकी उंगली ना दबे। इसके अलावा भी कई सारे नियम हैं, रूल्स है जिसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, ये कौन से रूल्स है, किसके अंडर आएगा, लेबर द्वारा लोड उठाने की स्थिति में जो गाइडलाइंस है वो चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके मैंने बताया है। अब इसके बाद और भी तो गाइडलाइन है, ये तो लेबर द्वारा लोड उठाने की गाइडलाइन है। दूसरा जो गाइडलाइन हम पढ़ेंगे, लिफ्टिंग मशीन द्वारा लोड उठाने की स्थिति में गाइडलाइंस, वो तो लेबर द्वारा था, अब लिफ्टिंग मशीन द्वारा अगर लोड को उठाया जाए तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट, लोड उठाने के लिए मैकेनिकल फोर्स की प्रायोरिटी देनी चाहिए, मतलब कि
अगर आप लिफ्टिंग मशीन को उठा रहे हो तो उस केस में फिज़िकल फोर्स के अलावा, फिज़िकल फोर्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, मैकेनिकल फोर्स की प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट या मशीन द्वारा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं उठाना चाहिए। मतलब जो मशीन है, मशीन के द्वारा अब लोड उठाया जा रहा है ना, तो ऐसे लोड को उठाओ जो मशीन उसको बियर कर सके। पता चले मशीन की कैपेसिटी सपोज़ करिए कि 10 किलोग्राम उठाने की, एक एग्जांपल बता रही हूँ, और लोड उस पर आप लगा दे रहे हो 11 या 12 किलोग्राम का, तो वो मशीन नहीं लोड को सह सकता, इसलिए उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लोड रखना चाहिए उस पर। थर्ड, मशीन के कंडक्टर को कुशल एवं एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जो मशीन ले जा रहा है, मशीन को जो चालू कर रहा है, वो कंडक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उसको एक्सपीरियंस और उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे लोड रखना है, कैसे मुझे उसको ले जाना है, ये सब हमें पता नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो, मैं ये नहीं कहती हूँ मशीन के कंडक्टर को, जो इंसान जो काम करता है तो उसको पता होनी चाहिए। डी, अब हम बात करेंगे मशीन के कंडक्टर को सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। रिलेटेड रूल्स मतलब कि किस तरीके से उठाना है, कितना लेना है, उसकी कैपेसिटी क्या, ये सब उसको नॉलेज होना चाहिए। ई, अगर हम 6 नंबर क्या गाइडलाइंस है उसको देखिए। लोड उठाने से पहले ही कंडक्टर को अपने इंस्ट्रूमेंट के सभी पार्ट को चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आपको मशीन पे लोड रखना है, ठीक है, तो उसके सभी पार्ट्स को चेक कर लो, कहीं ख़राब तो नहीं है। मान लीजिए कोई पार्ट्स टूटा फूटा है तो वो नहीं लोड को उठा सकता ना, इसलिए उसके सारे पार्ट्स को चेक कर लो कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। पता चले बीच में ही वो सामान गिर गए फॉल्ट पार्ट्स के होने के कारण। अब उसके बाद देखेंगे 7th में क्या है कि मशीन को उसी पर्सन को चलाना चाहिए जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है, सही बात है, जो जिस टाइप का मशीन चला रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद क्रेन के कंडक्टर को सावधानीपूर्वक अपने डायरेक्टर के इशारों पर चलाना चाहिए। मतलब जो क्रेन है, एक तरीके से मशीन ही कह लीजिए, तो उसका जो कंडक्टर है उसको सावधानीपूर्वक उस क्रेन का जो ऑनर है उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। वो जैसे इंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही आप करो। फिर उसके बाद हम करें कि लोड का पाथ पहले से डिसाइड हो। जो भी लोड है, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, जहाँ तक ले जानी है, उसका पाथ पहले से डिसाइड हो। ये जो वही करते हैं जो मशीन से लेके जाते हैं लोड को, है ना, या फिर किस लिफ्टिंग मशीन से जो लोड को लेके जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मुझे ले जाना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी वर्क समाप्त हो जा रही, वर्क की एंडिंग हो जा रही है, तो क्रेन को पावर सप्लाई देना बंद कर देना चाहिए। भाई अगर आप लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। क्रेन को हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। बट जैसे ही आपका वर्क ख़त्म हो जाता है, यानी लोडिंग अनलोडिंग की ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पावर सप्लाई देना आप उस पर बंद कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो बोझा उठाने वाले इंस्ट्रूमेंट को आंधी, तूफान या वर्षा की उपस्थिति में ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कई तरीके के बोझा उठा रहे हैं, ठीक है, लोड को उठा रहे हैं, तो ऐसे समय पे आप उसको ऑपरेट मत कराओ जब तूफान हो, वर्षा की उपस्थिति हो, आंधी हो, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये तो था पहला टॉपिक जो जिसका नाम था, फिर से आप देख लो, जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका ख़त्म होता है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है एक्सेसरीज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी भारी वैद्युत उपकरण के भारण एवं अभारण हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण। इसका मतलब सुनिए कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग कर रहे हो, इक्विपमेंट की क्या कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, तो उस केस में जो आपके इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है कि मिल हो, फैक्ट्री हो, या फिर प्रोडक्शन प्लांट हो, पावर हाउस हो, वर्कशॉप हो, रिपेयर शॉप हो, यहीं पे तो लोडिंग और अनलोडिंग के काम की जाती है। इन सब जगह पे किया जाता है। इन सब जगह में जो इंस्ट्रूमेंट मशीन होता है, या फिर इसके अलावा भी और भी डिवाइसेस होती हैं, टूल्स वगैरह, तथा इंडस्ट्रियल मटेरियल, जो भी मटेरियल हमें तैयार करनी है। इंडस्ट्रियल मटेरियल का मतलब कि जो हमें
पदार्थ जो हमें चीज़ें प्रिपेयर करनी उसकी बात कर रही हूँ, और जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। प्रोडक्शन के लिए सामान के लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की नीड होती है वो निम्नलिखित है। टोटली मिला के फिर से इस बात को समझिए कि कोई फैक्ट्री हो या फिर प्रोडक्शन प्लांट हो, पावर हाउस हो, वर्कशॉप हो, रिपेयर शॉप हो, तो इसमें जो इंडस्ट्रियल मटेरियल हो गए, ठीक है, वो मतलब प्रिपेयर सामान है, और या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए, प्रोडक्शन के साथ साथ लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या टूल की नीड होती है उसके बारे में वो देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट होगा जैक्स, सेकंड होगा विंच, थर्ड होगा पुली ब्लॉक, फोर्थ होगा होइस्ट, 5 होगा होस्ट हो जाएगा, फिर 5 होगा क्रेन, 5th हो जाएगा हैंगिंग डिवाइस। जैक्स, विंच, पुली ब्लॉक, क्रेन, हैंगिंग डिवाइस, ये सब हैं मतलब आपके टूल्स हैं, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल से कोई चीज़ प्रिपेयर करते हो या फिर आप क्या करते हो, उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैक्स क्या होता है। जैक्स भी एक तरीके का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। यह एक सिंपल टेक्निकल डिवाइस है। जैक क्या है? एक सिंपल टेक्निकल डिवाइस है जो लोड को कम हाइट तक उठाने या शॉर्ट डिस्टेंस तक चलाने का वर्क करती है। यानी कि ये एक ऐसा टेक्निकल डिवाइस है जो लोड को कम हाइट तक, ज़्यादा हाइट तक आप इसको नहीं उठा सकते हो, और कम दूरी तक चलाने के लिए वर्क किया जाता है। हम चाहें कि ज़्यादा दूरी के लिए अगर इससे वर्क ले लें तो नहीं हो सकता है। जैक भी कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया स्क्रू जैक, सेकंड हो गया रैक एंड पिनियन जैक, थर्ड हो जाएगा वेज टाइप जैक, फोर्थ हो जाएगा हाइड्रोलिक जैक। अब बारी बारी से जितने टाइप हैं जैक के वो हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे स्क्रू जैक। इसके द्वारा क्या करते हैं, 15 टन तक का लोड को उठाते हैं, यानी कि 15 तक इसकी कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू आप इसको उठा सकते हो। रैक एंड पिनियन जैक की बात करें तो इस जैक का यूज़ 5 से 20 टन तक का लोड उठाने के लिए किया जाता है ना। यानी कि इसकी कैपेसिटी अगर देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, स्क्रू जैक के कंपैरिजन में। थर्ड हम पढ़ेंगे वेज टाइप जैक। इसका यूज़ किसी मशीन टूल के हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डायरेक्शन में रखने के लिए करते हैं। अगर किसी मशीन टूल को हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक की बात करें तो इसके द्वारा 500 टन तक का लोड और उठाते हैं, और इसको जो लोड उठाते हैं उसकी हाइट कितनी हाइट तक इसमें लोड उठाया जा सकता है, 30 सेंटीमीटर हाइट तक उठाया जा सकता है। तो अगर मैं इन चारों जैक की बात करूं तो आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोलिक जैक है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर जैक, जैसे स्क्रू जैक हो गया, रैक एंड पिनियन जैक हो गया, वेज टाइप जैक हो गया। और इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब भी किसी हैवी लोड को उठाने की बात की जाती है, तो जिस जैक का यूज़ करते हैं वो हाइड्रोलिक जैक है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा फिर से आप देख लो, मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी। फर्स्ट टॉपिक है जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके अंदर लेबर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए लोड उठाते समय, पहला ये होगा। दूसरा कि लिफ्टिंग मशीन द्वारा लोड उठाने की स्थिति में कौन सी गाइडलाइन होनी चाहिए, ये है।